बढ़ोतरी, बेरोजगारी, महंगाई, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों में 119% का बड़ा इजाफा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 8,62,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क गए, जो 2015 के बाद पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क सबसे बड़ी मुंतकली है। मुल्क छोड़कर जाने वालों में बड़ी तादाद तालीम याफ्ता और स्किल्ड नौजवानों की है। आला क्वालिफाइड अफराद के मुल्क छोड़ने की शरह में 26% का इजाफा हुआ है। 45,000 से ज्यादा आला तरबियत याफ्ता अफराद, जिनमें 24,000 इंजीनियर्स, 2500 डॉक्टर्स, 12,000 IT एक्सपर्ट्स, 6,500 अकाउंटेंट्स, 21,000 टेक्नीशियंस, 1,600 नर्सेज, 2,600 माहिर शोबा ज़राअत मुल्क छोड़कर जा चुके। रवां बरस की बात की जाए तो 2024 के पहले 6 माह में 8 लाख के करीब अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक नौजवानों की 2/3 तादाद मुल्क से बाहर तालीम और नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं और इनमें से आधे से ज्यादा नौजवान मुल्क वापस नहीं आना चाहते। मुल्क भर में सालाना 4.5 लाख नौजवान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से 31% बेरोजगार रहते हैं। अगरचे बेहतर रोजगार की तलाश में इमिग्रेशन आज के आलमगीरियत के दौर में एक हकीकत है, लेकिन हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान से बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद का मुल्क छोड़ना तशवीशनाक है। सिस्टम पर अदम एतमाद, कम मौक़े, मेरिट का कत्ल, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम, बेरोजगारी, लाइफ सिक्योरिटी, इंतहा पसंदी, निज़ाम इंसाफ, बैड गवर्नेंस, अवामी पैसे से अशराफिया को मिलने वाली शाही सहूलियात, ये सब के सब वो अवामिल हैं जो नौजवानों में मायूसी का सबब बन रहे हैं, जिसके नताइज इतनी बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन की सूरत में सामने आ रहे हैं। तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद किसी भी कौम की तरक्की की राह में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हमारे यहाँ कौम का ये सरमाया मुसलसल मुल्क से जा रहा है, मगर इख्तिदार के ऐवानों के मज़े लूटने वालों को इस नुकसान का इदराक नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन से इक़दामात हैं जिनसे मुल्क के नौजवानों का एतमाद बहाल हो और वो गैर मुल्की शहरियत के हुसूल, बेहतर मुस्तकबिल और रोज़गार की खातिर मुल्क छोड़ने के बजाय पाकिस्तान में ही सर्व करने को तरजीह दें। मगर इससे भी ज़्यादा अहम सवाल यह है कि ब्रेन ड्रेन रोकने के इक़दामात आखिर करेगा कौन। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से: सियासी और माशी गैर यकीनी, सिस्टम पर अदम एतमाद, बेरोजगारी, कम मौक़े, मेरिट का कत्ल, ब्रेन ड्रेन में 119% का बड़ा इजाफा, 1.5 साल में 16 लाख अफराद मुल्क छोड़ गए। हुकूमत के लिए ब्रेन ड्रेन रोकना कैसे मुमकिन है? हसन निसार साहब। आयशा, वैसे जवाब नहीं है आपका, हम सबका हम लाजवाब लोग हैं। 5,000 बंदा नहीं होता तो चपड़कन आती है, उठ के कह देते हैं मिलियन मार्च। ये वैसे आई हुई इस्तिलाहों को हम इस्तेमाल करते वक्त सोचते नहीं हैं। अच्छा, दोनों वारदात ये होते हैं, अपनी अपनी मार पे होते हैं। हम कहते हैं सेम पेज। आ गया एक टर्म आ गई, रगड़ो। अच्छा, जमहूरियत, जमहूर जिंदा दरगोर है, तो कमाल है। ये अजीबोगरीब। अच्छा, इस्तेलाहें करते हुए सोचते नहीं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, चूंकि ब्रेन ड्रेन के लिए ब्रेन होना ज़रूरी है। ब्रेन बहुत बड़ी बात है। ये जो स्किल्ड सेमा स्किल्ड लेबर है इस मुल्क में, वो भी नहीं है, ये याद रखना। बहुत आला कारीगर होता था, वो छोड़ गए, फिर उनके एक लंबा काम है। अब आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, ये याद रखना। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, आओ आके देख लो। अच्छा, छोड़ो, ब्रेन बहुत बड़ी बात है। ब्रेन ड्रेन नहीं, ये भूख ड्रेन है। ये जो कश्तियों में मारे जाते हैं या पता नहीं स्मगल होते हैं, फलाना, हजारों की तादाद में साल में बंदे मरते हैं, ये ब्रेन होते हैं। पहली बात, प्लीज ये तो मत ना दो। हसन साहब, कतई कलामी की इजाजत, ये और भी खतरनाक बात है कि हमारे पास ब्रेन ही नहीं है, मतलब हम जहन पे भी काम नहीं कर रहे। हाँ, वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त। अच्छा, अब रह गया सिस्टम, तो वो था कब? देखो, बात सुनो, डूब मरने वाली बात है। ये बज़ाहिर बड़ी मामूली बातें। पाकिस्तान बने 76 साल हो गए, डे 1 से मामूली थानेदार, मामूली चाकर अवाम का, उसको अर्जियां जाती हैं तो उन पे क्या लिखते? फिदवी। शर्म आती है? अच्छा, ताबेदार, खाकसार, फरमाबरदार, अल-आरिज। और तुम्हारा कुछ नहीं बेदा, ये नाम नेहाद आबादी है। ये मुहावरा अशरों पुराना है, जब से मैंने होश संभाला है। पहले तो समझ ही नहीं आती थी।
वकील की करना जी, जज ही कर लो। अब मुझे बताओ, स्टैंड जारी डाल देते हैं डॉक्टर्स, क्या क्या नहीं होता। ये सिंध में आपकी यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है चंद दिन पहले, यूनिवर्सिटी या कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूट, व्हाटएवर, टेक्नीशियंस। ठीक। मैं पिटा भी था कहीं, मैंने कहा ये तो ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, कल थले आके बंदे मर जाने, कोई गल नहीं, थोड़ी है कमी बंदे मरवाने ली। ब्रेन तो बहुत बड़ी बात है। अपने टीवी चैनल्स देखो गौर से, मेरे साथ 24 घंटे बैठो, चीखें निकल जाएंगी। इमला और हिज्जे गलत होते हैं। आपका साबिक वजीर आज़म सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी, माल रोड ते हाल रोड, पता नहीं केड़ी अंग्रेजी बोल दे। अवाम ये कहती है, ठीक, आप खुद ये कहते हो, अवाम कहती नहीं है, कहते हैं। चंद दिन पहले मैं देख रहा था, आशश एन से लिखा हुआ, 99% यही करते हैं। तो छोड़ो ब्रेन ड्रेन, चलो ब्रेन किथे थे, इथे टिड ने। ठीक हो गया। अब सार साहब, अगर अशराफिया की नई नस्ल पाकिस्तान के मुस्तकबिल को मानने को तैयार नहीं, उनका सारा इंतजाम बाहर है, तो आम पढ़ा लिखा हुनरमंद पाकिस्तानी सिस्टम पर कैसे एतमाद करेगा? और अगर डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट सब बाहर जाएंगे, 25 करोड़ तो जा नहीं सकते, यहाँ क्या बचेगा? देखिए, एक तो आपने एलीट की बात की है, मैं इस बात से आपकी एग्री करूंगा कि जब आप सियासतदानों को कहते हैं ना, तो एलीट कहें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि सियासतदान इस एलीट में शामिल वजह हैं। वो उन्हें आप कमज़ोर कह सकते हैं, लालची कह सकते हैं, नाहल कह सकते हैं, नालायक कह सकते हैं, लेकिन वो मास्टर ऑफ द सेरेमनी नहीं है, वो शामिल वजह हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। और जब तक मास्टर ऑफ द सेरेमनी ये चीज़ें नहीं समझेगा और नहीं ठीक करेगा, तब तक ये कुछ ठीक नहीं हो सकता, जो कुछ आपने भी जिक्र किया। और जहाँ तक ब्रेन ड्रेन है, मैं हसन निसार साहब की बात से एग्री करता हूँ इस हद तक कि अगर ये ब्रेन और ये ड्रेन है तो हो ही जाए तो अच्छा है। जो इन्होंने जाके वहाँ पे नासा पे जो कब्ज़ा कर लिया ना अमेरिका में, और वहाँ पे बोइंग फैक्ट्री में, और एलॉन मस्क की गाड़ियाँ अगर यही बना रहे हैं ना, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के हेड्स यही बन गए हैं ना जाके, तो फिर तो वाकई मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन है ये नहीं। और जो ये वहाँ जाके करते हैं ज़्यादातर, मैं वो कहना इसलिए नहीं चाहता कि वो लगेगा कि पता नहीं मैं किसी भी किस्म के पेशे को कमतर या बरतर समझता हूँ, इसलिए मैं मिसाल नहीं दूंगा। लेकिन मुझे पता है अपने पाकिस्तानियों को, मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे और दोस्त भी हैं वहाँ पे, वो कितने करूँ हैं और कितना ब्रेन है उनका, और जो कितना ड्रेन हो चुका है वो मुझे पता है। बात यह कि 2-3 किस्म के लोग हैं। एक तो जेन्युइनली कुछ वाकई हमारे यहाँ अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं जो जाते हैं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, उनका हक है, जाएँ, तरक्की करें। लेकिन यहाँ पे जो निकम्मे तरीन होते हैं, जिनको यहाँ कोई काम नहीं मिलता, कोई स्किल नहीं आती, वो कहते हैं असी दुबई चल जाइए, या असी अमेरिका चल जाइए, या असी यूरोप चले जाइए, जिस तरह भी चले जाएं, और वहाँ जाके जो घटिया से घटिया काम है बड़े फ़ख्र से करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल ऐसा नहीं है, कल्चर ऐसा नहीं है। तो ये 2 किस्म। तीसरी किस्म एक जो नई आ रही है अब जी, मैं आपको ये बहुत एहतियात से ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी लगती है। वो नौजवान नस्ल है जो जल्टेड लवर जिसको कहते हैं, जो इस मुल्क से जाना नहीं चाहते थे या नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ जो कुछ आपकी ये एलीट कर रही है ना, जितनी नाइंसाफ़ी है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है यहाँ पे, बराबरी नहीं है, उससे वो लोग बहुत तंग आ गए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ से चले जाएं, किसी तरीके से चले जाएं, बस मोहब्बत नहीं रही उन्हें इस मुल्क से। ये चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इस पे हमारी एलीट जिसके अपने बच्चे बाहर हैं और वो यहाँ पे कमाने के लिए बैठे रहते हैं बुढ़े बुढ़े, और फिर वो वहाँ से जब रिटायर होते हैं फिर यहाँ से चले जाते हैं, वो भी वहाँ बाहर जाके घर उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ अपने ना बच्चे रहते हैं, ना उन स्कूलों में जाते हैं, ना उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो कैसे हालात ठीक हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड का, छोटी सी बात है। देखिए जर्मनी में 80% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक बेसिक लेवल की एजुकेशन करके ना उनको स्किल्ड साइड पे वो ले जाते हैं, वहाँ उनको मुख्तलिफ स्किल्स में उनकी तरबियत की जाती है। सिर्फ 20% ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं और वो फिर साइंसदान बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। यहाँ इतना यूनिवर्सिटीज़ का इतना माफिया है, यहाँ पे हर कोई डिग्रियाँ ले रहा है, मास्टर्स की और ग्रेजुएशन की, किसी काम की नहीं है वो। तो हमारे यहाँ ना हुकूमत कुछ करती है, ना कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रेटजी है। बच्चे पैदा करो, क्योंकि एक मुंह और 2 हाथ लेके आता है, ये तो हमें पढ़ाया जाता है मस्जिद में और हमारी सोच को बुनियाद से ठीक करने की जरूरत है। शहजाद साहब, 2015 से अब तक मजमूई तौर पर 62 लाख पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद मुल्क से गए हैं।
برین ڈرین ہے, برین ڈرین نہیں, اور اگر یہی سلسلہ رہا تو مستقبل کیا, اور کیا روکنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یا چھوڑ دیا جائے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں عبد القادر حسن صاحب ہمارے مرحوم کالمسٹ تھے, جنگ اخبار میں کالم لکھا, میرے کو 30 سال تو ہو گئے ہوں گے یقینی طور پر. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے یعنی پاکستانی قوم 2 حصوں میں بٹ چکی ہے, ایک مال مست ہے اور ایک حال مست ہے. اچھا, اب وہ یہ تھا کہ جو آپ کی مڈل کلاس تھی وہ یا تو پیسہ کما کے اور مال مست لوگوں میں شامل ہو گئی تھی, یا اتنی دب گئی اور غریب ہو گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا کہ وہ آہستہ آہستہ حال مست لوگوں میں چلی گئی. اس وقت اگر اس کا کوئی, یعنی یہ 30 سال پہلے کی بات ہے, اگر کوئی آئینہ کوئی عکس نظر آتا ہے اس کلیئرٹی کے ساتھ جو کہ انہوں نے اتنے سال پہلے بات کی, وہ یہ آج کی پاکستان ہے. اچھا, دوسری بات, کیوں نہ جائے؟ آپ نے کہا 65 سے 70% پاکستانی جو ہیں وہ, اور میں 75% کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ 25 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں کو شامل کر رہا ہوں, یعنی 25 سے 40 سال سے. آپ نے کہا 65% ہیں جو 25 سال سے کم لوگ ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ 75% ہوں گے جو کہ غالباً 40 سے کم اور نیچے کی طرف ہوں گے. یہ آپ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل ہے. انہوں نے پاکستان بنانا ہے, جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, جو ہم نے بلنڈر کیے ہیں, یہ سیدھا کریں گے اس کو. یہ پاکستان کا مستقبل باہر جا رہا ہے. 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر کو باہر بھیجنا شروع کیا مڈل ایسٹ کے اندر, تو ہم اس کو لیبر ایکسپورٹ کہتے تھے, کیونکہ وہ آپ کو ارن کر کے واپس بھیج. آج بھی بہت سارے ممالک جہاں پر سیمی اسکلڈ لیبر ہے یا انسکلڈ لیبر ہے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کمائی کے لیے, اپنے ملک کی کمائی کے لیے. آج بھی آپ کی جو واپس جو آتا ہے انویسٹمنٹ, جو لوگ پیسہ کما کے بھیجتے ہیں ملک کے اندر, اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی حد تک اس کو کم کیا ہوا, کنٹرول کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا, وہ تو ہو گیا لیبر ایکسپورٹ. یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ برین ڈرین اس لیے ہے کیونکہ یہ پروفیشنل کلاس ہے, یہ وہ مڈل کلاس ہے جس کو کوئی امید نظر نہیں آتی, جس کو آگے کچھ رستہ نظر نہیں آتا, جس کو انصاف نظر نہیں آتا, جس کو یہ نظر نہیں آتا کہ میں جتنا کام کروں گا مجھے اس کا حق ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس کو میرٹ نظر نہیں آتا. ان لوگوں کو, اور یہ میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں جو میں نے سنا اپنے کانوں سے, وہ یہ ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ یار تم لوگ کتنے پاگل ہو. جو ہمارے ایلیٹس کے جو بچے وہاں پہ ہیں, جن کے دوست باہر آ چکے ہیں, جو ایلیٹس کا حصہ نہیں تھے اور محنت کر کے اس لیول تک پہنچے تھے, کہ تمہارا دماغ خراب ہے, تم پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. جو پیسہ پاکستان میں بن سکتا ہے یا کمایا جا سکتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں کمایا جا سکتا. وہ صحیح کہتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس کلاس کا حصہ ہونا ضروری ہے. یہ بچے جو مڈل کلاس سے لڑ کے پڑھ کے مر کے اوپر اترے ہیں, آگ پر چڑھے ہیں, ان کو میرٹ نہ ملے تو پھر ہم جیسے بوڑھے ہو کے یہیں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر, چاہے پاکستان میں کریں یا پاکستان سے باہر کریں. کیونکہ میرٹ کے اندر جب آپ ان کو ڈیفیٹ کرتے ہو, ان کو ان کا حق نہیں دیتے, تو پھر وہ چیخیں گے اور بولیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم جا رہے ہیں باہر چھوڑ کے, کیونکہ ملک اس قابل نہیں رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب, امیگریشن ایک عالمگیریت تو ہے آپ کے دور میں, ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی اور ہوگا بھی, لیکن جو ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, یہ جو اوپر گفتگو بھی ہے ہمارے یوتھ کا, اتنی بڑی تعداد میں باہنر افراد اگر ملک سے باہر جائیں گے تو ہماری ملکی معیشت اور معاشرتی بنیاد کو کتنا نقصان ہوگا؟ شدید نقصان ہوگا. یہ تو اچھا, یہ تیسری دنیا کا ایک فنومینن ہے, یہ ہوتا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ذرا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کمال کر دیا. اس زوال میں بھی اتنی ہماگیریت ہے کہ یہ سارا معاملہ غتربود ہوتا نظر آ رہا ہے. جیسے آپ نے کہا نا نوجوانوں کی, میں ایک دم میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. ایک مثلا آج سے 25 سال پہلے مجھے BBC کے پروڈیوسر کی نوکری ملی. میں نے کہا یار کہاں میں جاؤں گا, اور یہ کیا بے پیندے کے لوگ ہوتے ہیں جو ملک سے چلے جاتے ہیں, ہماری تو جڑیں ہیں, ہم تو یہیں رہیں گے. اس طرح کی باتیں کر کے ہم نے انکار کر دیا. ہم نے اب جب میری بچی مجھ سے پوچھتی ہے, یہ میں آپ کو حقیقی ایک بات بتا رہا ہوں, کہ جب وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ یہ بتائیے کہ 10 سال بعد پاکستان میں پانی ہوگا, تو میں ایقان سے اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. جب وہ کہتی ہے کہ آپ کا جو شہر ہے یہ آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 ہے دنیا میں, تو یہاں کیا ہونے جا رہا ہے, بڑے آسانی سے لکھ دیتے ہیں وہ کہ 7 سال آپ کی عمر کے کم ہو جاتے ہیں ایوریج پر. تو 7 سال یا زندگی کے 7 سال وہ کیا ہے, یہ 5 برس یا 4 برس چھن جائیں تو لگے 1000 برس. یہ تو یعنی اتنی آسانی سے ایسی باتیں ہمارے یہاں کر دی جاتی ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا, میرٹ, یکساں مواقع, تعلیم, صحت.
میں اس سے بھی زیادہ بنیادی بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی کل تو سیدھی بتا دیجئے تاکہ ہم یہ جو مرگ امید کا سامنا ہے تو ہم لوگوں کو کچھ بتا تو سکیں کہ یار یہ دیکھیے یہ بھی ایک روشن کرن نظر آ رہی ہے, یہ بھی پہلو ہے دیکھیے. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے نوجوان نسل کو بتانے والی. ٹھیک ہو گیا جی, دکھتا ہی ہے گفتگو بھی کے پاس صرف کہنے کو ہے, عملاً ہونا کیسے اور کیا کیسے جانا ہے اس کا کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.